यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग चैप्टर 17 सीआरपीसी शुरू करेंगे। चैप्टर 17 हमें चार्ज के बारे में बताता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्म होता है, यानी कि चार्ज किस तरीके से, क्या उसका मैटर होगा, क्या मैनर होगा, वो हमें फॉर्म नंबर 32 में दिया हुआ है। तो आप अपनी बैग के पीछे फॉर्म नंबर 32 एक बार रेफर कर सकते हैं। हमारा ये वाला जो चैप्टर है ये सेक्शन 211 से लेकर के 224 तक है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 211 से लेकर के 217 तक डिस्कस करेंगे सिर्फ, और बाकी के जो बचे हुए सेक्शंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सेक्शन 211 हमें बताता है कंटेंट्स ऑफ चार्ज के बारे में, यानी जब भी कोई चार्ज लगाया जाएगा उसकी जो रिपोर्ट प्रिपेयर होगी वो किस तरीके से, उसमें क्या क्या कंटेंट्स लिखे होंगे, क्या क्या चीज़ें लिखी होंगी, वो हमें सेक्शन 211 बताता है। इसका सब सेक्शन 1 कहता है कि स्टेट द ऑफेंस, क्या ऑफेंस हुआ है ये हमें बताना जरूरी है। जैसे कि मर्डर का ऑफेंस हुआ है तो आपको उस चार्ज में लिखना है कि मर्डर का चार्ज किसी भी ऑफेंडर पर लगाया गया है या अक्यूज पर लगाया गया है। सब सेक्शन 2 कहता है स्पेसिफिक नेम ऑफ द ऑफेंस। अगर देखो जैसे मर्डर है, मर्डर का स्पेसिफिक नेम आईपीसी ने हमें दिया हुआ है तो हम वो स्पेसिफिक नेम लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पर लिखा है इफ गिवन, अगर दिया हुआ है तो आप लिख दीजिए। सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर स्पेसिफिक नेम नहीं है, व्हेन देयर इज नो स्पेसिफिक नेम, तो आप डेफिनेशन लिख दीजिए उस ऑफेंस की, उस ऑफेंस को डिस्क्राइब कर दो कि इस तरीके से ये ऑफेंस हुआ है, ठीक है। तो अगर आप डेफिनेशन भी लिख रहे हो तो वो सफिशिएंट है, और अगर सिर्फ आप मर्डर लिख रहे हो तो वो भी सफिशिएंट है। लॉ एंड सेक्शन, कौन सा लॉ और कौन सा सेक्शन इन्वॉल्व है तो वो लिखना जरूरी है। सबसेक्शन 5 कहता है कि लीगल कंडीशंस क्या है, क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो जो अक्यूज्ड है, जिसके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं, उसने ये ऑफेंस कमिट किया, आखिर में किस तरीके की कंडीशंस थी, तो ये सारी चीजें भी लिखना जरूरी है। हम एक बार सबसेक्शन 5 पढ़ लेते हैं। सबसेक्शन 5 कहता है the fact that the charge is made equivalent to a statement that every legal condition required by law to constitute the offence charged was fulfilled in the particular case। देखो लीगल कंडीशंस को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो कंडीशंस, जैसे मर्डर की कुछ कंडीशंस दी हुई हैं कि एक्ट सीरियस होना चाहिए, ये होना, मेंस रे वगैरह होना चाहिए, तो इसमें क्या है कि ये दोनों चीजें फुलफिल हुई हैं, जो कंडीशंस हैं किसी भी ऑफेंस को कमिट करने की, कॉन्स्टिट्यूट करने की, क्या वो लीगल कंडीशंस फुलफिल हुई हैं, तो वो लीगल कंडीशंस भी चार्ज में मेंशन करी जाएंगी। रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, ऑब्वियसली कोर्ट की लैंग्वेज में होगा। और सबसेक्शन 7 कहता है कि अगर कोई प्रीवियस कन्विक्शन है तो उसका डेट और प्लेस लिखना है। पढ़ लेते हैं एक बार। इफ द अक्यूज्ड हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, अगर कोई अक्यूज जो है प्रीवियसली उसको कन्विक्ट किया गया है किसी ऑफेंस के लिए, इज लाइबल बाय रीजन ऑफ सच प्रीवियस कन्विक्शन टू एनहांस्ड पनिशमेंट, और उस प्रीवियस कन्विक्शन की वजह से उसको एनहांस्ड पनिशमेंट मिल सकती है, वो एनहांस्ड पनिशमेंट के लिए लाइबल है, और टू पनिशमेंट ऑफ अ डिफरेंट काइंड, या फिर डिफरेंट काइंड के पनिशमेंट के लिए लाइबल है फॉर अ सब्सिक्वेंट ऑफेंस, दोबारा उसने ऑफेंस कमिट किया तो उसके लिए वो डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट के लिए लाइबल है। And it is intended to prove such previous conviction for the purpose of effecting the punishment। और ये जो previous conviction को prove करना जरूरी है, क्योंकि वो जो punishment कोर्ट दे रही है उसको वो effect करेगा, इसलिए may think fit to award for the subsequent offense। देखो यहाँ पर previous conviction को prove करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो उसने subsequent offense किया है उसकी punishment को वो effect करेगा, इस वजह से previous conviction को prove करना जरूरी है। The fact, date and place of the previous conviction shall be stated in the charge। इसी वजह से previous conviction का date क्या है और place क्या है ये हमें charge में state करना पड़ेगा, ठीक है। And if such statement has been omitted, और अगर उस statement को omit कर दिया गया है, the court may add it any time before sentence is passed। तो court जो है उसको किसी भी समय पे add कर सकती है, लेकिन सेंटेंस देने से पहले, सेंटेंस प्रोनाउंस करने से पहले वो किसी भी समय उसको ऐड कर सकती है, ठीक है। अब हम इसका एक इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं ताकि हमें ये जो अभी हमने पढ़ा कि क्या स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, हम केवल उतना लिख देंगे तो चलेगा, जहाँ पर ऑफेंस का नाम नहीं दिया है तो हमने ऑफेंस की डेफिनेशन लिख दी है तो चलेगा, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं।
इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है ए इज चार्ज्ड विद द मर्डर ऑफ बी, आपकी बेयर एक्ट का ही इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन ए आई एम रीडिंग आउट। ए इज चार्ज्ड विद द मर्डर ऑफ बी, ए जो है बी के मर्डर के लिए चार्ज है। अब इस स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू अ स्टेटमेंट दैट एज एक्ट फेल विद इन द डेफिनेशन ऑफ मर्डर गिवन इन सेक्शंस 299 एंड 300 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। 299 और 300 के अंडर आईपीसी में ये जो डेफिनेशन है मर्डर की ये फॉल कर रही है। द एंड और ये यहाँ पर जो ये वाला जो आपका लगा हुआ है इसको मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, जिस कोलन वगैरह सेमी कोलन बोलते हैं गेस। तो ये जो हमारा लगा हुआ है ये और को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम ये तो लिख सकते हैं कि दैट एज एक्ट फेल विद इन द डेफिनेशन ऑफ मर्डर गिवन इन सेक्शन 299 एंड 300 ऑफ आईपीसी। ये लिख सकते हैं दैट इट डिड नॉट फॉल विद इन एनी ऑफ द जनरल एक्सेप्शंस ऑफ द सेट कोड, और उसमें जो है कोई भी जनरल एक्सेप्शन में फॉल नहीं किया, तो मतलब मर्डर उसने कमिट किया है। एंड दैट इट डिड नॉट फॉल विद इन एनी ऑफ द 5 एक्सेप्शंस टू सेक्शन 300, और वो किसी भी जो एक्सेप्शन 300 में दी हुई है उसमें भी 5 एक्सेप्शन जो दी हुई है उसमें भी फॉल नहीं किया। और दैट इफ इट डिड फॉल विद इन एक्सेप्शन 1, और अगर वो एक्सेप्शन 1 में फॉल कर रहा है, 1 और अदर ऑफ द 3 प्रोविजोज टू दैट एक्सेप्शन अप्लाइड टू इट, तो वो एक जो प्रोविजो दिया हुआ है 1 से लेकर के 3 तक वो उस पर अप्लाई किया। तो इतनी रामकथा जो हमने पढ़ी ये भी लिख सकते हैं हम, और सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि ए जो है मर्डर के लिए चार्ज किया गया है बी के। समझ में आ गया कि क्या मतलब है, हम ऑफेंस का नाम चाहे स्टेट करें और चाहे हम उसका डेफिनेशन पूरा स्टेट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 212 पर। सेक्शन 212 कहता है पर्टिकुलर्स एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये बताया है कि चार्ज में जो है पर्टिकुलर्स जो हम बात करें कि चार्ज में क्या क्या कंटेन होना चाहिए, तो सबसे पहली बात तो टाइम एंड प्लेस ऑफ द अलेज्ड ऑफेंस। क्या टाइम था, किस समय हुआ, किस जगह पर हुआ, जो ऑफेंस का एलिगेशन लगाया हुआ है वो मेंशन करना जरूरी है। एंड द पर्सन इफ एनी अगेंस्ट whom और द थिंग इफ एनी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इट वाज कमिटेड। अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट हुआ है, अगर कोई पर्सन के अगेंस्ट हुआ है, या किसी वस्तु के अगेंस्ट हुआ है, किसी चीज के अगेंस्ट हुआ है, as are reasonably sufficient to give the accused notice of the matter with which he is charged। तो उतना sufficient है नोटिस देने के लिए accused को जिस चीज के लिए उसको चार्ज किया गया। सबसेक्शन 2 कहता है when the accused is charged with criminal breach of trust or dishonest misappropriation of money। criminal breach of trust के लिए अगर चार्ज किया गया है, या dishonest misappropriation के लिए चार्ज किया गया है, या फिर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए चार्ज किया गया है, it shall be sufficient to specify the gross sum। तो gross sum जो है, appropriate sum जो है, उसको specify करना जरूरी है। और as the case may be describe the movable property, और अगर movable property का केस है तो आप movable property को describe कर दें उस चार्ज में, ठीक है। in respect of which the offence is alleged to have been committed, जिस भी चीज के अगेंस्ट offence commit हुआ है, and the dates between which the offence is alleged to have been committed। ये एक important point है कि जो डेट है पहली जब से क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी शुरू हुआ तब से लेकर के फर्स्ट डेट और लास्ट डेट के बीच में 1 साल तक का ही समय होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट डेट और लास्ट डेट के बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 साल का ही समय होना चाहिए, उससे वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। यही यहाँ पर लिखा है विदाउट स्पेसिफाइंग पर्टिकुलर आइटम्स और एग्जैक्ट डेट के। देखो जरूरी नहीं है पर्टिकुलर आइटम और एग्जैक्ट डेट ही आप स्पेसिफाई करो। एंड द चार्ज सो फ्रेम शैल बी डीम्ड टू बी अ चार्ज ऑफ वन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 219 प्रोवाइडेड दैट, यही मैं बता रही हूँ ये प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट द टाइम इंक्लूडेड बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ सच डेट शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर। ये जो टाइम यहाँ से लेकर के यहाँ तक खर्च हुआ है ये 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन 213 पर। सेक्शन 213 कहता है व्हेन द मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड। कब जो है किस तरीके से ऑफेंस कमिट हुआ, क्या मैनर था उस ऑफेंस को कमिट करने का, कब हमें ये स्टेट करना ज़रूरी है। तो ये भी बताया है इसमें कि कब हमें वो स्टेट करना ज़रूरी है। तो देखो अगर जो सेक्शन 211 में और सेक्शन 212 में हमने जो भी कुछ पढ़ा,
अगर ये चीज सफिशिएंट नोटिस नहीं दे पा रही है अक्यूज्ड को कि तुमने क्या ऑफेंस कमिट किया है, अक्यूज्ड को सफिशिएंट नोटिस इन दोनों कंटेंट्स ऑफ चार्ज से और पर्टिकुलर्स से नहीं मिल पा रहा है कि उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया, तब हम लिखेंगे मैनर। तब जो है चार्ज में, चार्ज शैल कंटेन मैनर ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस, तब जो है चार्ज कंटेन करेगा मैनर की, क्या मैनर है, किस तरीके से ऑफेंस को कमिट किया गया। तो इसको ना हम लोग एक बार इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। इलस्ट्रेशन ए कहता है ए इज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट ऑफ अ सर्टेन आर्टिकल एट अ सर्टेन टाइम एंड प्लेस। ए को अक्यूज किया गया है किस चीज के लिए, थेफ्ट के लिए, कि उसने चोरी की है किसी सर्टेन आर्टिकल की सर्टेन टाइम पे सर्टेन प्लेस पे। द चार्ज नीड नॉट सेट आउट द मैनर इन विच द थेफ्ट वॉज इफेक्टेड। तो चार्ज को जरूरत नहीं है, चार्ज में ये लिखने की जरूरत नहीं है कि किस मैनर में आपने चोरी करी है, नेसेसरी नहीं है ना, क्योंकि थेफ्ट का तो एक ही तरीका होता है कि आदमी ने सामान उठाया लेके भागा, ठीक है, और उसने यही कोशिश करी कि कोई उसको देख ना पाए डिसऑनेस्टली, वो लेकर के भागा, ठीक है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप मैनर डिस्क्राइब करो। तो यहाँ पर जो है सेक्शन 211 सेक्शन 212 सफिशिएंट है अक्यूज को ये चीज नोटिस देने के लिए कि आपने ये क्राइम कमिट किया है, ठीक है, आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है। इलस्ट्रेशन बी पढ़ते हैं। ए इज अक्यूज्ड ऑफ चीटिंग बी एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस। ए जो है अक्यूज्ड है बी को चीट करने के लिए गिवन टाइम पे और प्लेस पे। The charge must be set out the manner in which A cheated B। लेकिन यहाँ पर जो है A जो है जो चार्ज का मैनर है वो लिखना जरूरी है। अब ये लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि चीटिंग एक तरीके से नहीं होती ना, चीटिंग का कोई एक बंधा हुआ वो चीज तो कोई एक तरीका तो नहीं है, कोई एक वे तो नहीं है, कोई एक मैनर तो नहीं है कि सिर्फ इसी तरीके से चीटिंग हो सकती है, ऐसा नहीं है। देखो मर्डर के केस में क्या होता है कि उसमें मर्डर के केस में लिखने की जरूरत नहीं है, कोई मैनर लिखने की जरूरत नहीं है कि आपने इस तरीके से मारने की कोशिश की। भाई मैनर मर्डर जो है वो अपने आप में इतना ग्रीवियस ऑफेंस है कि अगर आदमी ने वो ऑफेंस कमिट किया है, अक्यूज ने वो ऑफेंस कमिट किया है, तो उसको इस बात का पता है कि उसने ऑफेंस कमिट किया है, तो वो उस चीज का वो मेमोरी पे याद रख सकता है, ठीक है। लेकिन चीटिंग एक ऐसा ऑफेंस है, अगर चीटिंग एक ऐसा ऑफेंस है जो कि कई तरीके से हो सकता है, जिलियंस ऑफ वेज हैं चीटिंग को कमिट करने के। तो यहाँ पर जो है स्टेट करना जरूरी है, चार्ज में ये चीज स्टेट करना जरूरी है कि इस मैनर में भाई आपने उसके साथ चीटिंग कमिट करी, ठीक है, समझ में आया। अब सेक्शन 214 देख लेते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी जुडिशरी के लिए, लेकिन अब साथ में आया तो एक बार छोटा सा सेक्शन है तो इसे भी पढ़ लेते हैं। कहता है कि वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल। बेरक पढ़े, देखो इसमें लिखा है इन एवरी चार्ज वर्ड्स यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग एन ऑफेंस shall be deemed to have been used in the sense attached to them respectively by the law under which such offense is punishable। देखो किसी चार्ज में हमने लिखा इंटेंशन, किसी चार्ज में हमने लिखा इंटेंशन, ठीक है, या कुछ भी लिखा, कोई भी वर्ड आप समझ लो, तो वो वर्ड जो कि यूज किया गया है ऑफेंस को डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि भाई चार्ज में तो ऑफेंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, तो जो ये इंटेंशन वर्ड यूज किया गया है ऑफेंस को डिस्क्राइब करने के लिए, हम उसका सेम मीनिंग ही समझेंगे जो हमारे सेक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है, हम उसका सेम मीनिंग ही समझेंगे जो हमारे सेक्शन में लिखा हुआ है। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। इन एवरी चार्ज वर्ड्स यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग एन ऑफेंस शैल बी डीम्ड, ये जो वर्ड यूज किया गया है ऑफेंस को डिस्क्राइब करने के लिए, शैल बी डीम्ड टू हैव बीन यूज्ड इन द सेंस attached to them respectively, हम इसको उसी सेंस में पढ़ेंगे, उसी सेंस में इसको समझेंगे by the law under which such offense is punishable, जिस लॉ के अंडर, जिस सेक्शन के अंडर उस ऑफेंस को पनिशेबल कहा गया। मतलब बेसिकली बात सिर्फ इतनी समझो, इसको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो वर्ड चार्ज में लिखा हुआ है उसी वर्ड को हम लोग ऐसा समझेंगे कि जो सेक्शन में वर्ड लिखा हुआ है सेम मीनिंग है दोनों वर्ड्स का, बस इतना समझो, और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर से एक बार बोलूं, जो वर्ड हमारे चार्ज में लिखा है हम वही समझेंगे कि जो सेक्शन में जिस चीज के लिए उसको चार्ज किया जा रहा है, भाई मैं कह रही हूँ मर्डर के लिए चार्ज किया जा रहा है, ठीक है, मर्डर में कहीं किसी उसमें इंटेंशन लिखा हुआ है, सेक्शन 300 में इंटेंशन लिखा हुआ है, मान लो ऐसा, ठीक है, सेक्शन 300 में इंटेंशन लिखा हुआ है। अब जब चार्ज में इंटेंशन लिखा गया तो हम ये मानेंगे कि जो मर्डर में जिस चीज के लिए उसको चार्ज किया गया, सेक्शन 300 के लिए अगर चार्ज किया गया है, तो जो इंटेंशन
का मतलब जो सेक्शन 300 में है वही सेम चीज चार्ज में जो इंटेंशन लिखा हुआ है उसका सेम मीनिंग है। अब समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा। हालांकि इतना दिमाग इसमें लगाने की जरूरत है नहीं, सेक्शन किसी काम का नहीं है ये, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 215 की। सेक्शन किसी काम का नहीं है मतलब कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पढ़ना चाहो तो बिल्कुल पढ़ सकते हो, सारा सेक्शन पढ़ सकते हो, बट इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। सेक्शन 215 कहता है इफेक्ट ऑफ एरर्स के बारे में बात करता है कि अगर मान लो कि जैसे भाई जजेस भी इंसान होते हैं, कोई एरर हो जाता है चार्ज को देखने में या चार्ज को लिखने में कोई एरर हो जाता है, तो क्या होगा? तो क्या सारी प्रोसीडिंग बेकार हो जाएगी? नहीं। देखो, एरर्स को हम तब तक उतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे अनलेस अक्यूज्ड उससे मिसलेड हुआ हो, अनलेस इतना मतलब इतनी बड़ी गलती हो गई कि अक्यूज्ड जो है उससे मिसलीड हो गया हो, उसने अपने बयान कुछ गलत कुछ भी दे दिए हो ऐसे उस चीज़ के रिस्पेक्ट में, और या फिर फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ हो, ठीक है। दो चीज़ें हो सकती है, तो पढ़ लेते हैं ऐसे। नो एरर in stating either the offense or the particulars required to be stated in the charge, and no omission to state the offense or those particulars shall be regarded at any stage of the case as material. It will not be considered material unless there is failure of justice और accused को mislead, उसको ऐसा मतलब ऐसा लगा कि वो accused जो है mislead हो गया या फिर justice का failure हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ठीक है, दोनों पार्टीज को। तब तक हम नहीं मानेंगे कि अगर कोई एरर है तो उसका इतना बड़ा इफेक्ट है या फिर वो इतना इंपॉर्टेंट है या फिर मटेरियल है। सो कंक्लूजन क्या निकला? इट इज इमटेरियल, इसका इतना कोई बड़ा जो है चेंज नहीं होगा। पढ़ लेते हैं हम लोग, इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। चलो, इलस्ट्रेशन ए कहता है ए इज चार्ज्ड अंडर सेक्शन 242 आईपीसी। ए को चार्ज किया गया सेक्शन 242 के अंडर विद हैविंग बीन इन पोजेशन ऑफ काउंटरफीट कॉइन, हैविंग नोन एट द टाइम व्हेन ही बिकेम पोजेस्ड देयरऑफ दैट सच कॉइन वाज काउंटरफीट। काउंटरफीट कॉइन के लिए उसको किया गया कि उसके पोजेशन में था और उसको पता था कि वो जो कॉइन है वो काउंटरफीट है। द वर्ड फ्रॉडुलेंटली बीइंग ओमिटेड इन द चार्ज, लेकिन ये जो वर्ड फ्रॉडुलेंटली जो यूज हुआ है सेक्शन 242 में, जो ये वर्ड फ्रॉडुलेंटली यूज हुआ है ये नहीं लिखा गया चार्ज में। तो क्या ये एरर इतना मटेरियल हो गया? आप खुद सोच के बताइए कि क्या ये एरर जो है ये इतना मटेरियल हो गया कि फेलियर ऑफ जस्टिस हो गया? नहीं ना। ये आगे पढ़ते हैं। सो द वर्ड फ्रॉडुलेंटली बीइंग ओमिटेड इन द चार्ज नहीं लिखा गया, इसको गलती हो गई। Unless it appears that A was in fact misled by this omission, अगर ऐसा लग रहा है कोर्ट को कि A जो है जिसको चार्ज किया गया वो मिसलेड हो गया इससे, तो ठीक है। The error shall not be regarded as material, तब तक इस एरर को हम इतना मटेरियल या इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, ठीक है। समझ में आया कि भाई अक्यूज को 242 के अंडर चार्ज किया गया लेकिन जो है फ्रॉडुलेंटली वर्ड मिस कर दिया गया। अब तब तक ये एरर जो है ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है अगर हमें ये नहीं लगता कि जो अक्यूज्ड है वो मिसलीड हो गया है इससे, उसको कुछ दिक्कत हो गई है, उसको मतलब कहते हैं ना कि उसको जस्टिस नहीं मिल पाएगा इससे, ठीक है। तो इस तरीके का अगर कुछ हो गया है तो ही हम मानेंगे कि एरर मटेरियल है, नहीं तो नहीं। अब जो है इलस्ट्रेशन डी आप पढ़ें। इलस्ट्रेशन डी आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके प्री में भी पूछा गया है, ठीक है। कहता है कि ए इज चार्ज्ड विद मर्डर ऑफ खोदा बख्श। ध्यान से समझना, ए को चार्ज किया गया है खोदा बख्श के मर्डर के लिए, ठीक है। ऑन 21 जनवरी 1882, कब किया गया? 21 जनवरी 1882 को किया गया। In fact, the murdered person's name was हैदर बख्श, लेकिन जो रियल नाम था जिसका मर्डर हुआ उसका नाम क्या था? हैदर बख्श। अब यहां पे हो गया एरर, ठीक, हैदर बख्श नाम था उसका। एंड द डेट ऑफ द मर्डर वॉज द 20th जनवरी 1882, लेकिन जो इसकी डेट भी थी उसमें भी गलती हो गई। जो डेट थी वो थी 20 जनवरी की 1882 की, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि उसको चार्ज किया गया खोदा बख्श के मर्डर के लिए और डेट लिखी गई 21 जनवरी 1882, लेकिन ये सही नहीं था।
सही क्या था, हैदर बख्श का मर्डर उसने किया था, उसके लिए उसको चार्ज किया जा रहा था, जिसकी डेट थी मर्डर की 20 जनवरी 1882। A was never charged with any murder but one and had heard inquiry before the magistrate। लेकिन ये सारी इंक्वायरी जो हो रही थी ये मैजिस्ट्रेट के सामने हो रही थी, विच रेफर्ड एक्सक्लूसिवली टू द केस ऑफ हैदर बख्श, जो कि रेफर कर रही थी एक्सक्लूसिवली इसके केस को। आप बात समझिएगा, इनके कहने का मतलब ये है जो मैजिस्ट्रेट के सामने इंक्वायरी हो रही थी वो हैदर बख्श के ही नाम से चल रही थी। खोदा बख्श का सिर्फ गलती से नाम लिखा गया था और डेट गलत मेंशन हो गई थी। जो इंक्वायरी अक्यूज के सामने, ए के सामने और मैजिस्ट्रेट मतलब ए का जो ट्रायल कंडक्ट हो रहा था, इंक्वायरी कंडक्ट हो रही थी, वो मैजिस्ट्रेट के सामने हैदर बख्श के ही नाम की हो रही थी, लेकिन क्या था जो लिखा गया चार्ज में उस वो नाम गलत लिख गया। तो क्या ये इतना मटेरियल है? क्योंकि ए को तो शुरू से पता था कि उसके खिलाफ जो प्रोसीडिंग चल रही है वो हैदर बख्श के नाम की चल रही है, ना कि खोदा बख्श के नाम की। ये तो एक रिटन मिस्टेक थी ना, टाइपिंग मिस्टेक थी मैं कह लूं, ठीक है। द कोर्ट में इन्फर फ्रॉम दिस फैक्ट दैट ए वॉज नॉट मिसलेड। तो कोर्ट क्या इन्फरेंस निकालेगी इससे कि ए इससे कोई किसी तरीके से वो मिसलेड नहीं हुआ, क्योंकि शुरू से उसे पता था, मैजिस्ट्रेट के सामने जो इंक्वायरी चल रही थी, ये जिस इंक्वायरी में प्रेजेंट थे वहां पर नाम हैदर बख्श का ही लिया जा रहा था, तो यहाँ पर एक किसी भी तरीके से मिसलेड नहीं हुआ, हम ये मानेंगे। एंड दैट द एरर इन द चार्ज वॉज इमटेरियल, और जो एरर था इस चार्ज में खोदा बख्श के नाम पर ये जो डेट वगैरह गलत मेंशन हो गई थी, ये इमटेरियल था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी जो है इलस्ट्रेशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब सेक्शन 216 एंड 17 देख लेते हैं। सेक्शन 216 और 17 चार्ज के ऑल्टरेशन के बारे में बात करते हैं। तो कोर्ट जो है वो किसी भी समय पे चार्ज को ऐड कर सकती है, किसी भी नए चार्ज को अगर ऐड करना है तो ऐड कर सकती है, या फिर ऑल्टर भी कर सकती है किसी एग्जिस्टिंग चार्ज को, बट बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। जजमेंट के प्रोनाउंसमेंट से पहले, देखो जजमेंट का प्रोनाउंसमेंट अलग होता है और सेंटेंस का प्रोनाउंसमेंट अलग डेट पे होता है। तो सबसे पहले जो होता है वो किस चीज़ का प्रोनाउंसमेंट होता है? जजमेंट का। पहले कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस करती है, उसके कुछ दिन बाद सेंटेंस का प्रोनाउंसमेंट होता है। सेंटेंस क्या कि क्या पनिशमेंट मिलेगी, कितनी पनिशमेंट मिलेगी, कितने साल की मिलेगी, क्योंकि उसमें फिर दोनों पक्ष जो होते हैं वो बार्गेनिंग वगैरह करते हैं। वो अगले दिन होता है कि थोड़ी सी सज़ा कम कर दी जाए या जो भी कुछ है, तो उसमें थोड़ी सी बार्गेनिंग वगैरह होती है। तो सबसे पहले जजमेंट का प्रोनाउंसमेंट होता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सेक्शन 216 में कहा गया है कि कोर्ट के पास पावर है कि वो चार्ज ऑल्टर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं किसी भी समय पर, बट बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। जजमेंट के प्रोनाउंसमेंट से पहले किसी भी समय पर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जब जजमेंट के प्रोनाउंसमेंट की बात करेंगे उससे पहले ही करना है जो भी करना है। सबसेक्शन 2 कहता है कि अब जो भी चार्ज ऐड या ऑल्टर किए गए हैं उसको रीड करा जाए और एक्सप्लेन करके अक्यूज्ड को समझाया जाए। सबसेक्शन 3 कहता है कि ट्रायल अगर इमीडिएटली लाइकली नहीं लग रहा है और कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि प्रेजुडिस करेगा ये अक्यूज्ड को या प्रोसिक्यूटर को, तो हम ऐसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे कि वही चार्जेस जो हमने ऑल्टर किए या ऐड किए वही चार्जेस ओरिजिनल थे। फ्रॉम डे वन हम इसी की प्रोसीडिंग कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि कोर्ट ने जो है पहले चार्ज ऑल्टर कर दिए, मान लो कि कोर्ट ने चार्ज ऑल्टर करे। अब क्या हुआ, ट्रायल से उन्हें ऐसा लग रहा है कि इमीडिएटली लाइकली नहीं है, कोर्ट को ऐसा ओपिनियन है कि ये प्रोसिक्यूटर को या फिर अक्यूज्ड को प्रेजुडिस करेगा, उन्हें जस्टिस प्रोवाइड नहीं करेगा। तो क्या होगा, कोर्ट ऐसे ही प्रोसीड करेगी जैसे कि जो चार्ज उन्होंने ऑल्टर किए हैं वो ओरिजिनल चार्जेस थे। फ्रॉम डे वन हम उसी की प्रोसीडिंग सुन रहे हैं, इस बात ऐसे जो है कोर्ट मानेगी, ठीक है। अब अगर ट्रायल लाइकली है तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट डायरेक्ट करेगी न्यू ट्रायल डायरेक्ट कर सकती है या फिर ट्रायल को अडजर्न कर देगी कुछ दिनों के लिए, ठीक है। सबसेक्शन 5 कहता है प्रोसिक्यूशन के लिए ये नेसेसरी है कि प्रीवियस सैंक्शन लिया जाए, प्रीवियस सैंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का। नेसेसरी द केस शैल नॉट प्रोसीड अनलेस ऑब्टेन। ये हो कब रहा है, यहाँ पे सैंक्शन लेना जरूरी कब है, जब चार्ज को ऐड या ऑल्टर किया गया है, तब प्रोसिक्यूशन के बेनिफिट के लिए
ये सैंक्शन लेना ज़रूरी है, जब तक सैंक्शन नहीं लेंगे तब तक आगे जो है केस प्रोसीड नहीं करेगा। जब तक सैंक्शन ऑब्टेन नहीं हो जाता तब तक जो है केस प्रोसीड नहीं करेगा। इसको एक बार पढ़ लें हम लोग। सबसेक्शन 5 कहता है इफ द ऑफेंस स्टेटेड इन द ऑल्टर्ड और एडेड चार्ज इज वन फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ विच प्रीवियस सैंक्शन नेसेसरी। ऑल्टर या ऐड किया है चार्ज को और ऐसा लग रहा है कि प्रीवियस सैंक्शन प्रोसिक्यूशन के लिए नेसेसरी है, द केस शैल नॉट बी प्रोसीडेड विद अनलेस सच सैंक्शन इज ऑब्टेन। तो जो है केस प्रोसीड नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल वो जो है सैंक्शन ऑब्टेन किया गया हो। अनलेस सैंक्शन हैड बीन ऑलरेडी ऑब्टेन फॉर प्रोसिक्यूशन इन द सेम फैक्ट एज दोज ऑन विच द ऑल्टर्ड और एडेड चार्ज इज फाउंडेड। तो जब तक की बात कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि जब तक कि प्रीवियस सैंक्शन नहीं मिल जाता स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से, तब तक जो है केस आगे प्रोसीड नहीं करेगा। तो सैंक्शन लेना यहाँ पर जरूरी हो जाता है प्रोसिक्यूशन के बेनिफिट के लिए। सेक्शन 217 कहता है रिकॉल ऑफ विटनेस व्हेन चार्ज ऑल्टर्ड। अब जब चार्ज को ऑल्टर किया या कोई नया चार्ज ऐड किया तो विटनेस भी वही रहेंगे क्या? नहीं, विटनेस वही रहेंगे, लेकिन हम विटनेस को रिकॉल करेंगे या फिर कोई अगर फर्दर विटनेस है तो हम उसे भी अलाउ करेंगे। तो यही कहता है कि हम विटनेस को रीसमन करेंगे, विटनेस को समन भेजेंगे कि वो दोबारा आए। रीसमन करने का मतलब ही यही है कि दोबारा से हम कोई चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, और एग्जामिन करेंगे फिर से विटनेस को, और या फिर अगर कोई किसी फर्दर विटनेस की ज़रूरत है तो हम उन्हें भी कॉल करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये यहाँ तक सेक्शन 211 से लेकर के सेक्शन 217 तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इलस्ट्रेशन से अच्छी तरीके से आपको एक एक चीज़ क्लियर करूँ। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।